हाय नमस्ते दोस्तों। उदराम सर के कर्व हमने आपको बहुत बार दिखाए और बार बार दिखाते रहे, परंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी छिपी हुई है और ये कहानी आज तक कहीं पर पता नहीं है। 18 मई 1952 की एक घटना है जो कि अपने आप में बहुत दुखद, त्रासदी और बहुत भयंकर थी। उदराम सर से निकली थी मालगाड़ी और बीकानेर से चली थी पैसेंजर गाड़ी। दोनों घटना घटित हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें बहुत सारी ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी। और ये जो मैं जहाँ फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए, ये बीकानेर यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर है और ये बीकानेर की डिस्टेंसेस दिख रही है। ये बीकानेर का फ्लाईओवर है, यहाँ से ट्रेन आती है। एक ट्रेन थी जो पैसेंजर ट्रेन थी जो कि इस बीकानेर सिटी से निकली थी रात को उदयराम सर के लिए। ये और ये मेरा जूम बीकानेर सिटी से या 14 किलोमीटर का जूम, और ये भी पूरा जंगल क्रॉस करके ग्रेट थार डेजर्ट, और ये है यहाँ पर उदयराम सर का। और यहाँ ये एग्जैक्ट ये घटना है ये वाली जहाँ पर कि ये भयानक दुर्घटना हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि सारे जो बाराती थे, क्योंकि 18 मई की बात है, लगभग आखा तीज का टाइम था और काफ़ी सारे बाराती शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, बारातें जा रही थी। तो उन्हें ऐसा लोग यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि इस जाल के पेड़ के पास ऊंचे ऊंचे टीले थे, यहाँ पर उनको दफना दिया गया था। अब ये कितना सच है कुछ पता नहीं, मगर ये जाल का प्रत्यक्ष पेड़ एकमात्र पेड़ है जहाँ हरियाली दिखती है। साल पहले एक बहुत ऊंचे टीले थे और कुछ भी हरियाली नहीं थी। फिर मुझे सौभाग्य से एक सज्जन, एक जो बहुत ही वेटेरन पुराने लोको पायलट मिले जिनका नाम है ओम प्रकाश जी गौड़। वो मिले, उन्होंने उस घटना का अपनी आंखों से देखा था, चश्मदीद गवाह भी थे। तो लोको पायलट चलते थे, उमरदीन जी और हीरा चंद जी, दोनों के साथ उन्होंने काम भी किया, वर्किंग भी किया था, और उसी लाइन के अंदर वो चला करते थे। उन्होंने इसका विस्तृत डिटेल किया। तो आज हम उनसे एक छोटी सी परिचर्चा करने जा रहे हैं और उस चर्चा में आप देखिए ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे घटी थी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये नेट पे भी नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आपका दिन अच्छा रहे, आनंद से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घर पे रहे, स्वस्थ रहे। इस संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं ग्रेट थार डेजर्ट से राकेश शर्मा बीकानेर से, और आज पहली बार हम एक परिचर्चा में हम एक बहुत पुराने लोको पायलट से आपकी बात कराते हैं। और ये बीकानेर के माने हुए लोको पायलट है, नाम इनका श्रीमान जी ओम प्रकाश जी शर्मा। आपका सब हमारे साथ बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो सर आप बताएं, आपने रेलवे में कब आपने ज्वाइन किया? हाँ, 12/12/1955। अच्छा, और उस समय रेलवे के स्टीम इंजन चलते थे जो YDM-4 YDM-3 नाम के स्टीम इंजन चला करते थे। रेलवे बहुत ही शैशव काल में था। और मैं BA करके एज ए क्लीनर बना। अच्छा, ये BA अपने समय के BA किए हुए थे, यानी कि उस समय पढ़ाई की बहुत ज्यादा महत्ता थी और डिग्री होल्डर होना तो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि पिताजी जो है वो 2 रुपए मंथली फीस नहीं दे पाते थे। अच्छा, ठीक है। तो मुझे तो पैसे की आवश्यकता थी। हाँ जी। मैं इसमें, मेरे को कई मित्रों ने कहा कि ड्राइवर को पेमेंट अच्छा मिलता है। अच्छा जी। तो मैं इसमें चला गया, मेहनती थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इस कारण से हम चले गए और उसका फायदा हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं। स्वास्थ्य अच्छा था, मेहनत की तो उसका फायदा। तो उसकी उस वक्त आपकी सैलरी पापा से कितनी ज्यादा या कम थी? आपको कितनी सैलरी मिलती थी पापा के कंपैरिजन में? मेरे पिताजी को तो 50 रुपये मिलते थे, टीचर थे। सम्मान तो बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं मिलता था। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो आगे मैंने कहा पिताजी आगे पढ़ाओ मेरे को। तो उसने कहा मैं फीस कहाँ से दूं मैं? अच्छा, 2 रुपये मंथली फीस नहीं दे पाते थे एक टीचर। सही बात है। हम सब भाई पढ़ने वाले थे। जब ज्यादा भाई वगैरह होते थे तो उसमें आर्थिक स्थिति सभी की बहुत विकट हुआ करती थी। आपको कितनी मिलती थी उस समय? मेरे को एज ए क्लीनर भर्ती हुआ तो मुझे 75 रुपये मिलते थे। अच्छा, पिताजी को 50 मिलते थे। 25 समय का इजाफा था, काफी ज्यादा। तो ये उस समय की घटना है। तो सर मैं एक आपसे घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। 18 को 1952 में एक घटना हुई थी जो हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। ये उदराम सर का एक कर्व है जो 90 डिग्री एंगल का कर्व है और इसके अंदर ग्रेडियंट भी, ढलान भी है। और इसके अंदर 18 मई 1952 को एक पैसेंजर ट्रेन और एक सवारी गाड़ी, दोनों गाड़ियों का रात को कोलिजन हुआ था। बहुत ज़्यादा कोलिजन में काफ़ी सारे लोग मरे थे और उसका कहीं पर इंटरनेट में या कहीं और जगह की पत्र पत्रिकाओं में अब की तारीख में ज़्यादा
कहीं मुझे मिलता ही नहीं उस तो या उसकी कोई घटना नहीं मिलती। परंतु एक स्टीफन साइमंस है, 1994 की इनमें एक किताब आई है और उसके पेज नंबर 136 पर यह दृष्टांत उल्लेखित है। उन्होंने कहा है कि एक पैसेंजर एक ट्रेन जो कि उधरामसर से आ रही थी और एक मालगाड़ी जो कि बीकानेर से आ रही थी, दोनों के अंदर भयंकर रात को कोलिजन हुआ और एक साथ दोनों गाड़ियां हेड ऑन कोलिजन में आपस में लगी, जिसके कारण बहुत सारी ह्यूमन इंजरी हुई थी। परंतु आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने लिखा है कि 11 किलोमीटर जो उधरामसर पे वहाँ 45 लोग तो मारे गए थे और 67 लोग घायल हुए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी। तो उस घटना के बारे में हम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी से पूछते हैं, क्योंकि उस वक्त के समकालिक थे, प्रत्यक्षदर्शी तो ना ही रहे होंगे परंतु समकालिक जरूर थे। तो सर उस मैं इन दोनों ड्राइवरों के जिनसे उनके साथ चलाऊंगा एज ए फायरमैन। अच्छा सर, उन ड्राइवरों के नाम बताएं क्या? उनका जो पैसेंजर थे, मैं ड्राइवर थे तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे और वो मिलिट्री से आए थे, हीरा सिंह जी ड्राइवर। अच्छा, हीरा सिंह जी जो और मालगाड़ी में ड्राइवर जो है वो उनका नाम था उमर खान। अच्छा, उमर खान जी, यस। उनका नाम उमर खान। मैं दोनों ड्राइवरों के साथ में एज ए फायरमैन मैंने बहुत वर्क किया। जिसमें हीरा सिंह जी तो बहुत ही होशियार ड्राइवर में थे। अच्छा जी, वो पैसेंजर चलाया करते थे? हाँ, वो मिलिट्री से आए थे। अच्छा, अच्छे ड्राइवर। तो ये घटना कैसे हुई थी सर? इसका ये उस वक्त जो है टोकन सिस्टम नहीं था। सेक्शन में जाने के लिए टोकन सिस्टम नहीं था, पेपर लाइन के लिए। तो पेपर लाइन के लिए डेमी से लेना पड़ता था। तो वो दोनों तरफ से लाइन फ्री मिल गया ऐसा महसूस होता है। अच्छा जी। और दोनों गाड़ियाँ एक ही ब्लॉक सेक्शन में आ गई। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तो वो टोकन जब तक उस मशीन में नहीं डलेगा निकलेगा नहीं। सही बात है। ऐसा सिस्टम पहले नहीं। वक्त तो पेपर लाइन के दोनों तरफ से दिया गया तो दिया गया, किसको भगाएं, कहाँ दौड़े, कैसे पकड़े। हाँ सही बात है, कोई वॉकी टाकी भी नहीं थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो सीधी लाइन होती तो कोलिजन बच जाता। हाँ, लेकिन वो तो बोला ही ना। 90 डिग्री का एंगल था और रात का ओवर टाइम था, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। और मैंने उनसे पूछा था। हाँ जी। तो व्यक्ति काफी हताहत हुए थे, काफी ज्यादा। जोधपुर से और इससे सवारी गाड़ी में तो बारातें थी। अच्छा, ये बारातें थी, बारातों का लापता होगी बारातें। तो इस जो आधिकारिक सूचनाएं हैं ये तो बहुत ही कम थी, परंतु वाकई ये बहुत ज्यादा संख्या रही होगी ऐसा अनुमान किया जाता है उस वक्त। और वहाँ पे जो ये जाल का पेड़ है और उस जगह चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, सैंड ड्यून्स है, उन पर शायद। इस वक्त मैं विद्यार्थी था, लेकिन दिन में सुबह के टाइम में जल्दी भाग करके मैं गया। हाँ जी। और लाइन जाकर के मैंने देखा, मैंने कर्व पड़ता है और जाल का पेड़ था, हमने देखा वहाँ पे। हाँ। तो उस वक्त सारा काम हो रहा था। अच्छा, सफाई नहीं हुई थी। अच्छा जी। पर हमको पास नहीं जाने दिया। डेड बॉडीज खूब सारी बिखरी पड़ी होगी उधर उधर। और ये जाल का पेड़ हम आपको वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं, यही जो जाल का पेड़ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसके आस पास ही ये घटना घटी। और पलाना साइड से तो ढलाई पड़ती है, गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। और इधर से भी थोड़ी ढलाई पड़ती तो उसकी रुक नहीं सकती। हाँ, तो गाड़ियाँ रुकी नहीं और वो दोनों को लाइन क्लियर मिली हुई थी और रात्रि का टाइम था, गोलाई थी 90 डिग्री। तो हिंड्रेंस हुआ पैदा, जिसके कारण ये घटना घटित हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये मई 18, 1952 की घटना का हम जिक्र करें। ये तो भारत में प्रसिद्ध थी। हाँ, पूरे भारत में देहराने वाली एक ऐसी दुर्घटना थी, रेल की दुर्घटना, जिसका कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सर, आप अपने टाइम की कोई और अच्छी कुछ खास बातें बताएं स्टीम इंजन के बारे में, कैसा चलता था और कैसा उसमें सुविधा थी, क्या थी? पुराने इंजन होते थे। हाँ जी। तो पानी की टेंडर और कोयले का अलग सिस्टम होता था, इंजन अलग होता था। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो उनको जोड़ के ऊपर से प्लेट पड़ती थी, प्लेट लगा वो हिलती थी, तो वो आपस में टकरा के बहुत हिलती थी। हाँ। तो उससे हमारे बुढ़ापे में घोड़े खराब हो गए। घुटने सारे हैं। उसके बाद में हमारे टाइम में इंजन वाईजी और वाईपी आ गए थे। इनका प्लेट एक ही थी। अच्छा, तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा अच्छा। परंतु सर वो गर्मी तो बहुत रहती थी उसके अंदर। ये गर्मी तो खड़े इंजन में सबको लगेगी, लेकिन चलने में स्टाफ को गर्मी नहीं लगती थी। दोनों तरफ से हवा आती थी और कोयले का धुआं पीछे जाता था, हमारे ऊपर नहीं आता था। लेकिन भूख बहुत लगती थी और नींद बहुत आती थी। मेहनत का काम था, निश्चित है भूख और बहुत ज्यादा लगती थी। सारे दिन इसके अंदर फायरमैन लगातार पूरे यानी टेंडर के अंदर जो है 10.60 टन कोयला आता था। अच्छा, 10.60 टन। मालगाड़ी में कभी कभी तो कोयला डेस्टिनेशन तक खत्म हो जाता था।
अच्छा। इतना पूरा झोंकना पड़ता था। हाँ, और पूरा कोयला मैनुअली झोंका जाता था, जिससे कि आपके जो फिर ये बाहें थी ये उसी जबरदस्त मजबूत रहती थी और खूब नींद लग आती थी और खूब थकावट आती थी। ये बहुत मैनुअल काम था, बहुत मेहनत का काम था, और जिसमें मैं आपको सच कहता हूँ, ये हाथ की रेखाएं कोयला झोंक झोंक करके रेखाएं खत्म हो गई। अच्छा हाँ, सही ये बात तो है। अब आई है दोबारा। दोबारा ये रीजनरेट होगी। और पानी की जैसे आप उसमें चूंकि आप थार डेजर्ट के अंदर चला करते तो भयंकर गर्मी, बहुत तीखी गर्मी के अंदर पानी की किल्लत रहती थी, तो उसमें भी अक्सर मैंने देखा था कि वहाँ पर पानी की लेने के लिए कुछ गांव की ग्रामीण महिलाएं आदमी आते थे। गुड्स ट्रेन दो प्रकार की चलती है, एक तो शंटिंग ट्रेन चलती है, एक थ्रू ट्रेन चलती है। हाँ जी, थ्रू ट्रेन। तो पानी का टैंक हमेशा शंटिंग ट्रेन में ही लगता है, क्योंकि अच्छा। हर स्टेशन में शंटिंग करना पड़ता है, डब्बे काटने पड़ते हैं, हाँ, लगाने बिल्कुल पड़ते सही हैं। है। तो स्टेशन मास्टर जो काम करते हैं रेलवे वाले, तो उनके टैंक में पानी देना जरूरी है, बिल्कुल तो सही वहाँ पानी देते। तो गांव के आदमी भी आ जाते हैं, बिल्कुल तो सही है। उनको भी पानी देना पड़ता था। बिल्कुल हाँ, एक तो- मानवीयता के रूप में तो पानी। वो बेचारे कहते हैं कि इंजन से ही दे दो हमें, हम खाली जा रहे हैं। हाँ, तो जहाँ तक हो सकता था समझदारी के साथ में पानी पानी में देते थोड़ा देते मटके की, ताकि क्योंकि ऐसा लूणकंद सरोवर का इलाका है, वो खारे पानी का है और गर्मी बहुत पड़ती थी, पानी का कष्ट था। हाँ, कुआं भी नहीं थे और कुएं में आता था खारा पानी आता था, तो पीने योग्य नहीं था। तो उसमें ये सभी एक मानवीय गुणों का इन्होंने निर्वहन किया। हर एक ड्राइवर देता, जितना हो सकता है उतना बिल्कुल देता। सही है। और उस वक्त मुझे ऐसा भी ध्यान है कि जो ड्राइवर हैं और गार्ड हैं, इनकी उस समय बहुत ज्यादा आम जनता पब्लिक बहुत इज्जत करती भाई थी। साहब एक्चुअली बहुत इज्जत थी, हाँ, बहुत इज्जत थी। वो हर जगह हर आदमी अपनी मैं- चाय या मिठाई कुछ जो भी उसके पास उपलब्ध होता लेके लाता था और सोचता था मैं आपको कि क्या कैसे बताऊं? ये हमारी चाय पी ले तो हम उपकृत हुए। इधर हमारे महाजन साइड के अंदर जो है मतीरे बहुत होते हैं, अच्छा जी। तो हम मालगाड़ी के अंदर गाड़ी खड़ी कर देते थे अच्छा जी। और मतीरे दे देते थे, वो मतीरे बहुत दे देते बिल्कुल सही, give and take का मामला चलता था। भंडार का इलाका कहलाता है, सही है। तो बहुत अच्छे मतीरे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो और ये कोयला जो आपका आता था, ये कोयला कहाँ से आया करता था? पलाना वगैरह से या वर्सेस? ये रहता है कि हमारा बीकानेर का जो पावर हाउस है राजाओं के टाइम का बना हुआ है, अच्छा जी। और वो इधर चूरू तक और इधर चीलो तक अच्छा, ये ठीक। बिजली सप्लाई बीकानेर के पावर हाउस ही करता था। और वो दो कोयले से जलता था, एक तो बंगाल कोल और दूसरा पलाने का जो कोल था वो हम ले जाते थे, उससे चलता था वो। और बिजली बहुत अच्छी बनती थी और कोई बिजली की कमी नहीं थी। अच्छा, मैं आपको दर्शकों को ये चलते चलते बता दूं कि बीकानेर स्टेट एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर की लाइट हुआ करती थी। उस समय के अंदर ना तो जोधपुर में, ना जयपुर में, ना अन्य किसी जगह पूरे राजस्थान में बिजली सप्लाई नहीं थी, जबकि बीकानेर में खुद का पावर हाउस महाराजा गंगा सिंह जी ने इंस्टॉल किया था। और उसको अंदर कोयला ले जाने के लिए आप लोग ये कोयला वहाँ सप्लाई करते थे पावर हाउस के अंदर। कोल एफओ क्लास इंजन होते थे, 8 डब्बे 9 डब्बे खींच के लाते थे, तो जाने में चढ़ाई पड़ती थी, बहुत तकलीफ पाते थे। हाँ जी, तो हर एक फायरमैन के हाथ जोड़ देता, कभी मेरी ड्यूटी मत लगाओ, लेकिन हम नहीं सही डरते है, थे। सही है। तो हम जाते थे, आने में लेके आते थे, और वो कोयला फिर बाद में पावर हाउस छोड़ के आना पड़ता था। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तो पावर हाउस के अंदर कोयला जाया था। एक घटना आप जिक्र कर रहे थे, राजाओं के भी तो आप उनकी जो भोगी हाँ, होती थी, लालगढ़ स्टेशन से लालगढ़ जो राजाओं का हाउस है, हाँ, उसमें लाइन थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी है वो लाइन। हाँ, तो वो उनकी सैलून को पकड़ने के लिए कहीं जाते थे, तो हमें शंटिंग इंजन से पकड़ के लाना पड़ता था। हाँ, सैलून को बीकानेर। तो हमें डर लगता था कि कहीं जोर से धक्का नहीं लग जाए। बिल्कुल सही, और झटक नहीं लगे। वो बड़े होशियार थे, पानी का गिलास रखते थे मेज के ऊपर। हाँ तो बिल्कुल। हम धीरे धीरे पकड़ते थे। कोयला का धुआं तो पहले ही खत्म कर देते थे, धुआं नहीं जाए लालगढ़ के हाँ, अंदर पहले बिल्कुल में। प्रदूषण रहित। हाँ, और वो पकड़ के धीरे धीरे लाते थे, और जहाँ जिसकी गाड़ी में लगाना तो उसमें लगा देते। विदाउट एनी जर्क, और बहुत ही ध्यान से सावधानी से लाते थे, क्योंकि राजा नाराज ना हो जाए। ये भी उस जमाने की व्यक्तिशः बातें हैं राजा के समय की, जो इंजन जाया करता था। और सर, अपने समय की कोई और अच्छी घटना बताएं आपके साथ की। मैं एक बार चंडीगढ़ एक्सप्रेस लेके जा रहा था, हाँ जी। तो हनुमानगढ़ के अंदर जब गाड़ी खड़ी हुई, हाँ जी। तो हमें चाय फ्री, हर एक इंजन वाले को चाय फ्री मिलती थी। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई शक नहीं था। हाँ जी। तो वहाँ मैं चाय पी रहा था, तो एक व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। हाँ जी। उसने कहा मुझे 5 रुपए दीजिए। हाँ जी। मैंने कहा मैं 5 रुपए दे दूंगा, लेकिन दूंगा तो मैं आपको पूछ भी सकता हूँ आप क्या करोगे। बिल्कुल सही तो है। उसने कहा मैं चाय पीऊंगा। तो मैंने कहा मैं आधा किलो दूध की चाय बनवा दूं, तो बनवा दो। तो मैंने राजू से कहा, राजू इनको आधा किलो दूध की चाय बना के दे दो इनको। बिल्कुल सही है। फिर गाड़ी का टोकन आ गया, मैं चलने लगा, तो मेरे मन में आया कि इनको 5 रुपए दे दूं मैं।
बिल्कुल सही। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत उससे, लेकिन नहीं हुआ उन्होंने। तो मुझे पता लगा कि दुनिया में ये बात नहीं है, भिखमंगे नहीं, अच्छे आदमी भी होते हैं। हाँ, उनका वो सदाशयता देखिए कि उन्होंने चाय पीने से उनको मतलब था, चाय के बाद उनको दिए जाने वाले पैसे उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ उन्होंने एक वाक्य कारणों से बड़ा प्रभावित हुआ कि मैं मनी को संग्रह नहीं करता। क्या बात है, मैं संग्रह नहीं करता। यानी कि इनका जो काम हो गया वो तो हो गया, पर हमारे जैसे आजकल के अंदर जो मैंने देखा है जो मोरल एथिक्स है वो इस तरह की होगी कि अपना काम भी हो गया, पैसा मिल रहा है तो वो भी ले लिया जाए। पहले ये बात नहीं थी, पहले ये थी कि जो अपना हमने हमारी इच्छा थी तृप्ति होगी। और वैसे ड्राइवर शैतानी भी करते थे। हाँ जी। मैं बठिंडा गाड़ी लेके गया और बठिंडा स्टेशन पे खड़ी कर दी, तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि चाय पीने की इच्छा है, तो मैंने कहा लिया। हाँ जी। तो वो चाय लेने गया तो फिर मेरे को तो स्टॉल वाले ने पैसे मांग लिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार दे देता पैसा। हाँ, तो मैंने दे दिया 2 रुपया। हाँ। तो मैंने कहा मुझे पता कौन सा स्टॉल वाला है। ठीक है। ये है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी ट्रिप पे जब गाड़ी पड़ी तो मैंने गाड़ी उसकी स्टॉल से पहले ही खड़ी कर दी। वो क्या आगे चलो आगे, मैं कहा खड़ी कर दी, आदमी उतर आगे नहीं जाएगी। बोला मेरे तो बिक्री नहीं हुई। तो मैंने कहा तेने मेरे असिस्टेंट से पैसे लिए थे, तो हम बदमाश भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं, सही बात है, बिल्कुल पावर तो थी। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, ऐसे बात बताइए मेंटेन। हाँ, हमारे यहाँ एक आईपी शर्मा सहारनपुर के आए थे फोरमैन। अच्छा जी। बहुत अच्छे थे। हाँ। और वो अपने समय में लीडर थे। वो फिर हमारे टाइम में के अंदर ही वो डीएम बन गए। ठीक है। तो ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस के ब्रॉडगेज के इंजन आगे थे। हाँ जी। और वो लालगढ़ से चली थी, पहले हरिद्वार की ट्रेनें वगैरह। हाँ बिल्कुल चलती लालगढ़। तो मैं और सुरेंद्र प्रकाश शर्मा दोनों हमको ही चलाना पड़ा। जी हाँ। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी राइट टाइम लाओगे, राइट टाइम लाओगे तो तुम्हें मिलेगी, नहीं तो बठिंडा वाले ले लेंगे। तो हम बठिंडा से आधा घंटे भी लेट चलते थे तो हमारी गाड़ी राइट टाइम आती थी। कंट्रोलर पूछता कौन आ रहा है, ड्राइवर बोला वो प्रकाश, गाड़ी राइट टाइम आई। तो वो गाड़ी हुआ करती थी। वो गाड़ी फिर हमें ही मिली। सही बात है। और इस प्रकार देखो गाड़ी हथियाने में भी अपनी कार्य कुशलता कौशलता का परिचय देके फिर ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस बीकानेर डिवीजन के लिए मांग ली, हथिया ली, और ये इन सब कार्य कुशलता का इनका परिणाम है। समय बहुत कीमती है और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना व्यस्त समय में से अपना कुछ समय निकाल के हमारे को दिया। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे ही ऐसे देखते रहें, प्रेम बनाए रखें और लगातार हमारा वीडियो देखते रहें। थैंक यू।